नमस्कार। एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सारव गुणनखंड। सारव गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि गुणज क्या होते हैं। गुणज क्या होते हैं, गुणज किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं। तो गुणज हमने कैसे ज्ञात किए थे। गुणज के लिए हमने क्या किया था, पढ़ा था। जैसे 5 के गुणज, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, पाँचे पाँचे 25। इस तरह से हमें वो एंड सो ऑन, इस तरह से लगातार हमें कितने ही गुणज ज्ञात कर सकते हैं अपने। तो यहाँ पर गुणजों की संख्या कितनी हो सकती है, हम किसी भी संख्या का गुणज ज्ञात कर सकते हैं। तो गुणजों की संख्या कितनी होती है, तो गुणजों की संख्या यहाँ पर अपरिमित होती है। अपरिमित, जिसको अंग्रेजी में इनफाइनाइट कहते हैं। तो गुणजों की विशेषता है ये कि प्रत्येक संख्या के गुणज, हमने सीखा था कि उसका पहाड़ा लिखना होता है, या तो कंडीशन दी हुई होती है इतने गुणज लिखिए, या डॉट 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 लगा देते हैं, एंड सो ऑन इनफाइनाइट, यानी अपरिमित होती है। दूसरा, गुणज की क्या विशेषता होती है कि गुणज हमेशा उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। ये दूसरी विशेषता हो गई इसकी। पहली तो हो गई कि गुणजों की संख्या अपरिमित होती है और गुणज उस संख्या के बराबर या उससे बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर 5 के गुणज लिखे हुए हैं, तो 5 के गुणज या तो 5 के बराबर हैं या 5 से बड़े हैं। तो ये हमने गुणज कैसे ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं, यहाँ पर हमने पिछले भाग में हमने सीखा था। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका नाम है सारव गुणनखंड। सारव का मतलब होता है कि सभी गुणनखंड। अब सभी गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, अपने एक एग्जाम्पल की सहायता से समझें, अच्छी तरह से समझ में आएगा हमारे। जैसे यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं 24 के सभी गुणनखंड। लिखो, 24 के सभी गुणनखंड किस प्रकार से लिखे जाते हैं, किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। यानी सारों का मतलब है सभी 24 के सभी गुणनखंड क्या होते हैं, किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हल करता हूँ। 24 1 गुणा 24, 24 लाने के लिए एक को अगर मैं 24 से गुणा करता हूँ तो 24 आता है। अगर मैं 2 को 12 से गुणा करता हूँ तो भी 24 आता है। अगर मैं 3 को 8 से गुणा करता हूँ तो भी 24 आता है। अगर मैं 4 को 6 से गुणा करता हूँ तो भी 24 आता है। और अगर मैं 6 को 4 से गुणा करता हूँ तो भी 24 प्राप्त होता है। यानी ये जो सारे हैं 1 2 3 4 6 8 12 24, ये जो सारे हैं ये क्या हो गए, इसके सारों गुणनखंड हो गए 24 के। तो यहाँ पर 24 के सारों गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे,
सारों कह दो या सभी कह दो गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे। अब इनको अपने कर्मानुसार लिखेंगे। 1, उसके बाद में 2, 3, 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 12 और 12 के बाद में 24। ये हमें 24 के सभी गुणनखंड या सारों गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। यानी 1, 2, 3, 4, 6, ये 4 और 6 आ चुके हैं, 8, 12 और 24। यहाँ पर हमें क्या समझना है कि गिनती में 24 आता है, 2 के पहाड़े में भी 24 आता है, 3 के पहाड़े में भी 24 आता है, 4 के पहाड़े में 24 आता है। अब यहाँ पर मैंने 5 नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 5 के पहाड़े में 24 नहीं आता, 6 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में 24 नहीं आता, 8 के पहाड़े में आता है, 9, 10 और 11 के पहाड़े में 24 नहीं आता, 12 के पहाड़े में 24 आता है। और फिर जब यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17 से लेकर के 23 तक के पहाड़े में 24 नहीं प्राप्त हो सकता, तो लास्ट वाला क्या होगा, 24 के पहाड़े में 24 हमें प्राप्त हो जाएगा। एक अपने और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर अपने 15 के सभी गुणनखंड ज्ञात करते हैं कि 15 के सभी गुणनखंड, सभी या सारों गुणनखंड क्या होंगे, लिखो 15 के सभी गुणनखंड क्या होंगे, वो लिखने हैं अपने। तो 15 के सभी गुणनखंड लिखने के लिए हम शुरुआत करते हैं 1, फिर उसके बाद 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के पहाड़े में आता है, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक नहीं आता और 15 के पहाड़े में 15 आता है। तो 15 के सारों गुणनखंड या सभी गुणनखंड हो गए 1, 3, 5 और 15। तो यहाँ पर 1 और 24, यहाँ पर 1 और 15, यानी एक सब में आ रहा है और वो संख्या खुद है वो सब में आ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि सारों गुणनखंड में एक और वो संख्या स्वयं उसका गुणनखंड होती है। सारों गुणनखंड लिखने के लिए हमें तरीका क्या याद करना है कि वह संख्या लिखनी है जिसके पहाड़े में जिसका सारों गुणनखंड पूछा जा रहा है वो आ रही है या नहीं आ रही है। और एग्जाम्पल अपने लेते हैं, जैसे 21 का लेते हैं अपने। 21 के सारों गुणनखंड लिखो। तो 21 के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक तो होता ही है, 21 एकम 21। अब यहाँ पर 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के 6 के नहीं आता, 7 के आता है और 7 के बाद सीधा 8, 9, 10, 11, 12 किसी के पहाड़े में 21 नहीं आएगा, स्वयं 21 के पहाड़े में 21 आता है। तो ये 21 के सारों गुणनखंड हमें प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा कि सारों गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना है हमें कि एक तथा संख्या स्वयं गुणनखंड होती है। यानी अपने किसी भी संख्या के अगर गुणनखंड ज्ञात करें तो एक और एक जो संख्या जिसका गुणनखंड हम ज्ञात कर रहे हैं वो स्वयं उसका गुणनखंड होती है। बाकी क्या करेंगे हम कि जिसके पहाड़े में वह संख्या आती है
जिसके पहाड़े में वह संख्या आती है, यानी हम जिसका पहाड़ा, जैसे 21 के सारों गुणनखंड ज्ञात किए हमने, तो एक के गिनती में 21 आता है। गिनती जो है वो अगर कह देना अपने कि गिनती भी पहाड़ा है, तो हाँ गिनती भी पहाड़ा है। पहाड़ा जोड़ जोड़ के आता है गिनती में, एक में जोड़ा 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे चलती रहती है। तो गिनती भी एक प्रकार का पहाड़ा ही है। 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के, 7 के और 21 के पहाड़े में। यानी जिसके पहाड़े में वह संख्या आती है वह सारे उसके क्या हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं। सारों गुणनखंड वह कहलाते हैं। और साथ ही यहाँ पर प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। तो यानी ये जो टॉपिक है पहले वाला गुणज और ये सारों गुणनखंड, ये लगभग मिलते जुलते हैं। गुणज ज्ञात करने के लिए हमने क्या करना था, पहाड़ा लिखना था। जिस संख्या का गुणज ज्ञात करना है उसका पहाड़ा लिखना था। और सारों गुणनखंड या सभी गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जिस संख्या के पहाड़े में वह संख्या आ रही है वह सारे छांट करके हमें यहाँ पर लिखने होते हैं। जैसे अपने 18 लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं अपने, अच्छी तरह से समझिए आप कि 18 के सारों गुणनखंड लिखो। 18 के सारों गुणनखंड लिखो। तो 18 के सारों गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, शुरू से लग जाएंगे। देखो एक तो होता ही है, फिर 18 के लिए 2 के पहाड़े में 18 आ जाता है, 3 के पहाड़े में आता है 3 छिक्के 18, 4 के पहाड़े में नहीं आता, 5 के नहीं आता, 6 तिये 18, 6 के पहाड़े में 18 आता है। फिर उसके बाद में 7 8 के पहाड़े में नहीं आता, फिर 9 के पहाड़े में आता है, 9 दूनी 18, और फिर 18 के पहाड़े में। यानी एक तो एक और एक वो संख्या स्वयं, ये दो तो आएगी आएगी, और बाकी बीच के अंदर 2 3 6 9 और 18। तो इस तरह से इनके वो सारों गुणनखंड हमें लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने सीखा सारों गुणनखंड क्या होते हैं, यानी किसी भी संख्या के सभी गुणनखंड क्या होते हैं। तो हमें केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि जिसके पहाड़े में वह संख्या आती है वह सारे क्या होते हैं, उसके सारों गुणनखंड होते हैं। और एक ये याद रखना है, एक से शुरुआत करनी है और समाप्ति है वो उस संख्या से ही करनी है। यानी एक तथा संख्या स्वयं गुणनखंड होती है। शुरुआत एक से करनी है और समाप्ति है वो जो संख्या है उसी से करनी होती है। तो यहाँ पर हमने सारों गुणनखंड, सभी गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं लिखना सीखा। तो यहाँ पर अब गुणनखंड के बारे में बता दूं मैं, जैसे थोड़ा सा याद रखें आप इसको कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक कहलाती है। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक क्या कहलाती है, तो ये अभाज्य संख्या कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपने कि जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो वह क्या होती है, एक अभाज्य संख्या। और अगर वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, एक कहलाती है। ऊपर क्या लिखा, केवल 2 ही गुणनखंड हो, यहां पर लिमिट है, वह अभाज्य संख्या होगी। और वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए
तो क्या कहलाएगी वह भाज्य संख्या कहलाएगी। उसे क्या कहेंगे, हमें भाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर हमें एक नई चीज मिली कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती है। जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो वह भाज्य होती है, और जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो वह अभाज्य होती है। यहाँ पर भी अपने पुनः स्मरण कर सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 2 के 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 1 2 खुद संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या भी क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ पर यह भी एक प्रश्न बन सकता है अपना कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या तो क्या होगी, 2 होगी। यानी सबसे छोटी भी हो, सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो इस तरह से हमें क्या है, अगर हम किसी भी टॉपिक की अगर डिटेल समझ लेंगे तो उसके अंदर हमें कोई भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर हमें वो गलती नहीं करेंगे, या गलती करने की संभावना है वो नील हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है उस टॉपिक को हमें गहराई तक समझना और अपने दिमाग में उसकी पिक्चर है वो अच्छी तरह से उतार लेना। इसी के साथ आज का ये टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।